नमस्कार मित्रों। पिछले 2.5 दशकों से आपने बतौर पाठक, बतौर श्रोता मुझे इतना प्यार, दुलार और सम्मान दिया है। आपका प्यार, आपका दुलार, मेरी कलम के प्रति आपका विश्वास, यही तो है जो मुझसे अनवरत लेखन कार्य करवा रहा है। और आप सब मेरी शक्ति हैं, मेरी कलम की ऊर्जा है। और इसी के बल पर तीसरा कहानी संग्रह ब्लैक होल के भीतर आपके सम्मुख लेकर आई। इस पुस्तक को समर्पित किया है मैंने जीवन साधक साहित्य कमल, सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश नवल को। मित्रों, कुछ बातें चलते चलते आपसे करना चाहूंगी। रचना यात्रा का हर पड़ाव गर्भधारण के बाद हर गुजरते माह के साथ बदलती अनुभूति सा होता है। रचना प्रक्रिया प्रसव पीड़ा से गुजारती है। समय और समाज के ताने बाने पर कसी कथा वस्तु जब धीरे धीरे इनके भीतर से निकलकर इनसे इतर, इनसे अलग अपना नया रूप गढ़ लेती है, तो उसका आकार समय और तत्कालीन समाज से बड़ा हो जाता है और फिर कहानी के रूप में यह समाज के दिल में बस जाती है। यह सृजन कई स्तरों पर अपने आप को मुकम्मल करता चलता है। समाज चाहे ग्रामीण हो या कस्बाई, शहरी हो या महानगरीय, उनका बाह्य कलेवर भले ही अलग होता है, किंतु संवेदनाएं हर जगह एक सी विचरती हैं। विशेषकर उम्र का अर्धशतक लगाने के बाद ज्यों ज्यों कदम सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ते हैं, या उससे कम उम्र में भी यदि परिवार पर निर्भर होने की स्थिति बनने लगती है, तो स्त्री हो या पुरुष बदलते वक्त के साथ पूरी तरह बदल नहीं पाते और उनके भीतर एक टीस सदैव बनी रहती है। एक अकेलापन, परवशता की व्यवस्था उनके भीतर कचोट पैदा करती है। कहानी ब्लैक होल छोटे शहर के एक ऐसे ही बुजुर्ग की दास्तां है, जिसने छोटे शहर में होने वाली मेडिकल सुविधा के अभाव, कम अक्ल डॉक्टर की स्वार्थी नीति और परिवार के सदस्यों की समझ, व्यवहार एवं मना स्थिति सहित अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति से जूझते हुए एक चैतन्य व्यक्ति की दुरावस्था को रेखांकित किया है। कहते हैं ना कि मन ना मिले तो जीवन नरक समान। अनमेल विवाह के कारण भावनात्मक संबंध के बीच दंश सहती नारी जब प्रतिकार करती है, तब पुरुष को राह नहीं दिखती और वह पत्नी द्वारा परित्याग के पश्चात परित्यक्त कहलाने को विवश होता है। जीवन का आखिरी पहर व्यतीत करता अकेला व्यक्ति रात के गहराए जाते पलों को स्मृतियों के साथ जोड़कर वर्तमान में देखता है। वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के जीवन की वानगी दिखाता आखिरी पहर वस्तुतः जीवन के उलझे सुलझे तारों को चिन्हित करता है। इसी तरह बड़े घर की गृहिणियां सुख वैभव भोगती ऐसी गुलाम होती हैं, जिन्हें दहलीज के बाहर की बातों में दखल देने का हक नहीं होता। उनकी स्थिति बेजुबां सी होती है। आजाद भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ मना चुका। बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ बदलना बाकी है। नारी जीवन को नारकीय यंत्रणा से भरने वाले पुरुष सदियों पूर्व भी थे, आज भी हैं। नन्ही कलियों का रौंदा जाना सिर्फ बाहर ही नहीं होता, घर परिवार के बीच भी होता है। और स्थिति तब विकट होती है जब शोषक रिश्तेदार या खास परिचित हो और बच्चे अपने माता पिता को समझा पाने में असमर्थ पाने लगे।
बरका हाथ कहानी 20वीं सदी में छोटे शहरों और कस्बाई इलाके में घटित मासूम सिसकियों की कहानी है जो अननोटिस्ड ही रही। उस समय ना मी टू का विकल्प था और ना ही सत्यमेव जयते का प्लेटफॉर्म ही उपलब्ध था। इस प्लेटफॉर्म पर लोगों की पीड़ा सुनते कई बुजुर्ग और अधेर कान अपने साथ हुए शोषण को शोषण के रूप में समझ पाए, वरना उन्हें तो कभी समझ ही नहीं आया कि यह भी यौन शोषण का एक घिनौना हिस्सा है। बोंजाई शिक्षा क्षेत्र में व्याप रही दोहरे नीति के बीच पिसते मन के संघर्ष की कहानी है। आत्मीय संबंध, आंतरिक भाव प्रवाह एवं विचार के वेवलेंथ पर उग आया घना वृक्ष जो हर पल शीतलता देता है। उसे लहलहाने के लिए उम्र, ना पद और ना ही समाज विशेष की माटी की जरूरत पड़ती है। जितना बचा है उसी आत्मीय संबंध की गाथा सुनाती कहानी है। कहानी तलाश वर्तमान समय और समाज के देखे अनदेखे पहलुओं को उजागर करती है तो सांझ की रेख लॉकडाउन के दौरान घरों में बंद रहने को विवश बुजुर्ग मन में उमकती लहरों का मौन शोर सुनाती। आखिरी पन्ना युवा विधवा के जीवन की उन त्रासदियों को उजागर करती कहानी है जो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखती। पाजेब वर्जनाओं को झेलती माँ की मानसिकता में परिवर्तन की कहानी है तो चांदनी दलित श्रमिक बस्ती में फैलते शिक्षा के आलोक की। एक कहानी गरम बूंदे। गरम बूंदे एक सेवानिवृत्त वृद्ध के उस अकेलेपन को रेखांकित करती है जो वह परिवार में भोगता है। मनुष्य का यह स्वभाव ही ऐसा है कि उसकी संवेदना उसे दूसरे से जोड़ती है तो तोड़ती भी है। गठरी विधवा वृद्धा के अकेलेपन उसकी शारीरिक दुरावस्था के सीवन को उधेड़ती व्यथा कथा है। जीवन के विविध रंग, विविध रूपों में मानव समाज के भीतरी तहों में मौजूद हैं। कहीं ये उजागर होते हैं, कहीं नहीं। देश काल से परे मानव जीवन कुछ खट्टी मीठी संवेदनशील अनुभूतियों से गुजरता हुआ, कुछ गलीज स्थितियों को झेलता हुआ और कुछ रेशमी पल संजोता हुआ निरंतर गतिशील रहता है। समय चक्र से बंधे विविध वर्गों, वर्णों की संवेदनाओं, भावनाओं और विचारों के द्वारा जीवन को महज समझना नहीं होता, उसमें रचपच जाना होता है। कभी कभी अनुभूति के उस स्तर तक जहाँ तक कि वे सारी बातें, वे सारे मानवीय गुण दोष अपने भीतर उतर नहीं आते और परकाया प्रवेश के बाद बेचैनी की हद तक नहीं ले जाते, सृजन संभव नहीं होता। वह पीड़ा जिसका विरेचन हुए बिना सुकून नहीं मिल सकता, प्रसव पीड़ा ही है। तभी तो रचना मुकम्मल होने के बाद रचनाकार वही आनंद अनुभव करता है जैसा आनंद प्रसूता अपने नवजात शिशु को सही सलामत पूर्ण स्वस्थ देखकर पाती है। फिर कहाँ याद रहती है वह आत्मघाती बेचैनी, वह पीड़ा। अभी अभी इसी प्रसव पीड़ा के क्षणों से गुजरी हूँ। समय आ ही गया कथाकृति के जन्म का, जो अब मुझसे होकर आप तक पहुँचने के लिए तैयार है। अमेज़न पर भी उपलब्ध है और आप प्रकाशक को फ़ोन करके भी अपनी प्रति बुक कर सकते हैं। लीजिए, संभालिए अपनी थाती, जो अब तक मेरा था अब आपका है। आपसे पाया, आपको सौंप रही हूँ। मेरा निज कुछ शेष है तो हर एक पात्र की वह पीड़ा जो इसी समाज में सांस लेते हुए जीवित प्राणी की पीड़ा है और जो मेरी अंतर पीड़ा बने बिना रचना को जन्म नहीं दे सकती थी। साथ ही
विरेचन की धुंधली स्मृतियाँ। बस यही मेरा प्राप्य है। मैं इंतज़ार करूँगी। आप सभी मित्रों ने जिस तरह मुझे प्यार दिया है, दुलार दिया है, और ये उसका प्रतिफल ही है कि एक के बाद एक रचना जन्म लेती रही है। आभार शब्द भारयुक्त कर देता है, किंतु कृतज्ञता ज्ञापित करने हेतु मेरे पास कोई विकल्प भी तो नहीं। तो मैं आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस पुस्तक को भी वही प्यार दुलार देंगे और मुझसे संपर्क बनाए रखेंगे। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे हर क्षण इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।